हाँ देखिए प्रिय बच्चों, मैं मोतीलाल अग्रवाल, प्रधानाचार्य नेहरू इंटर कॉलेज बनवाड़ी, कक्षा 12 अर्थशास्त्र आपको मैं बता रहा हूँ, जिसके अंतर्गत आपका अध्याय 6 के अंतर्गत खुली अर्थव्यवस्था। तो इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे कि संतुलित व्यापार शेष किसे कहते हैं। संतुलित व्यापार शेष मतलब इसका ये किसी देश के कुल निर्यात तथा कुल आयात के अंतर को व्यापार शेष कहते हैं। कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र है, उसमें कुल निर्यात का तात्पर्य होता है आपका भेजना, और आयात का मतलब होता है मांगना। तो किसी देश के कुल निर्यात तथा कुल आयात के अंतर को व्यापार शेष कहते हैं। व्यापार शेष में दृश्य मदों के निर्यात एवं आयात का मूल्य शामिल होता है। जो हमारा व्यापार शेष निकलता है, यानी निर्यात और आयात के बाद जो व्यापार शेष प्राप्त होता है, उस व्यापार शेष में दृश्य मदों के निर्यात एवं आयात का मूल्य शामिल होता है। जो मदे दृश्य का मतलब दिखाई दे, हमें पता चलते रहे, वो दृश्य मदों का निर्यात यानी भेजने में और आयात मंगाने में जो मूल्य जो धन है, वो मूल्य उसमें व्यापार शेष में शामिल होता है। जब देश के निर्यात और आयात का मूल्य बराबर हो जाता है, जब किसी देश के निर्यात और आयात का मूल्य बराबर हो जाए, यानी जितना हमने माल भेजा किसी दूसरे देश को और उतना ही वहां से उसी मूल्य पर मंगाया, यानी निर्यात और आयात दोनों मूल्य कैसे हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, तब इसे संतुलित व्यापार शेष कहते हैं। उस समय का मतलब क्या हो जाता है, संतुलन व्यापार शेष, यानी दोनों आयात और निर्यातों के मूल्य में एक संतुलन बन जाता है, उसे हम संतुलन व्यापार शेष कहते हैं। इसीलिए व्यापार शेष बराबर होता है आपका निर्यात मूल्य बराबर आयात मूल्य, यानी जितना हमने माल भेजा उसमें जितना माल हमको रुपया वहां से प्राप्त हुआ, उतना ही आयात करने में हमें माल प्राप्त हुआ, उसको जो मूल्य प्राप्त हुआ, तो दोनों जो बराबर हो जाते हैं, वो आपका व्यापार शेष कहलाता है। इसके बाद आपका आता है चालू खाता संतुलन। चालू खाता संतुलन किसे कहते हैं, व्यापार शेष में अदृश्य मदें, देखिए ध्यान देना है, इसमें आपका संतुलित व्यापार शेष में क्या थी, दृश्य मदें। अब इसके चालू खाता संतुलन में व्यापार शेष में अदृश्य मदें, जो अदृश्य हैं, हमें दिखाई नहीं दे रही, पता नहीं चल पाता, उसमें जो दृश्य मदें थी पता चलता था, इसमें हमको पता नहीं चलता है। तो शेष में अदृश्य मदें और शुद्ध अंतरण जोड़ देने से चालू खाता शेष प्राप्त हो जाता है। यानी व्यापार शेष में अदृश्य मदों को, जिनको पता ना हो, जो जानकारी ना हो और पता ना चले, उसमें शुद्ध अंतर जोड़ देने पर ही चालू खाता संतुलन प्राप्त होता है। इसीलिए चालू खाता शेष बराबर हो जाता है आपका व्यापार शेष, इससे जो संतुलन व्यापार शेष प्लस अदृश्य व्यापार, यानी अदृश्य मदें थी, उससे जो अदृश्य व्यापार है, जो पता नहीं चल पा रहा, प्लस एक पक्षीय अंतरण शेष। तो ये आपका पूरा चालू खाता शेष कहलाता है। यानी 3 मदें जुड़ जाती हैं, व्यापार शेष और अदृश्य व्यापार और एक पक्षीय अंतरण शेष। अगर आपका ये बोर्ड में संतुलित व्यापार शेष और चालू खाता संतुलन में अंतर पूछ देता है, तो दोनों की डेफिनेशन आपको अलग अलग दे दीजिए, तो दोनों में अंतर स्पष्ट हो जाता है। इसके बाद आपका आता है अवमूल्यन। अवमूल्यन का तात्पर्य क्या है, जब किसी देश की सरकार दूसरे देश की मुद्रा की तुलना में अपने देश की मुद्रा का विनिमय मूल्य जानबूझकर कम कर देती है। जब कोई किसी देश की सरकारें दूसरे देश की मुद्रा की तुलना में, हमारे देश की मुद्रा मान लीजिए रुपया है और दूसरे देश की मुद्रा मान लीजिए डॉलर है, तो
जब किसी देश की सरकार दूसरे देश की मुद्रा की अपेक्षा में अपने देश की मुद्रा का विनिमय मूल्य जानबूझ करके उसे कम कर दे, स्वतः ही कम, जानबूझ कर, पता भी चल रहा और उसे क्या करते, जानबूझकर उसके मूल्य को कम कर देती है, तो इसे अवमूल्यन कहते हैं। जब कोई देश दूसरे देश की मुद्रा की अपेक्षा में अपने देश की मुद्रा का विनिमय मूल्य जानबूझकर स्वतः ही कम कर देती है, तो उसे हम अवमूल्यन कहते हैं। इससे विदेशी मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे जो स्वयं देश की मुद्रा है, जो रुपया है, वो घट जाएगा और दूसरे देश की मुद्रा है उसका मूल्य बढ़ जाता है। निर्यातों की विदेशों में कीमत गिर जाती है, जिससे जो माल हम भेज रहे हैं उससे जो क्या होता है, विदेशों में उसकी कीमत गिर जाती है। वहां से मंगा रहे हम तेज में और अपना देश का जो माल दूसरे देश में भेज रहे उसका मूल्य क्या हो जाता है, गिर जाता है, तथा आयातों की कीमत में वृद्धि हो जाती है। अवमूल्यन से आयात हस्तांतरित होते हैं। अवमूल्यन से क्या होते हैं, आयात हतोत्साहित हो जाते हैं, यानी वो निराशा, एक प्रकार की उन्हें निराशा लगती है, क्योंकि जब मूल्य घटेगा अपने देश की मुद्रा का और दूसरे देश की बढ़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा, हतोत्साहित हो जाता है, एक निराश हो जाता है, तथा निर्यातों को प्रोत्साहन मिलता है, और जो निर्यात तक होते हैं उन्हें क्या मिलता है, बढ़ावा, प्रोत्साहन मिलता है। प्रायः ऐसा क्यों किया जाता है, भुगतान संतुलन में सुधार करने के लिए ऐसा किया जाता है। जब किसी देश की महंगाई दरें आदि घटने बढ़ने लगती हैं, उस समय में भुगतान संतुलन में सुधार लाने की आवश्यकता होती है, तो इसे हम अवमूल्यन कहते हैं। मूल्य ह्रास से तात्पर्य क्या है, मूल्य ह्रास का मतलब होता है कमी, मूल्य में कमी। तो मूल्य ह्रास से तात्पर्य दूसरे देश के मुकाबले घरेलू मुद्रा के मूल्य में कमी आना, यानी मूल्य ह्रास का मतलब है मूल्य में कमी। दूसरे देश के मुकाबले, दूसरे देश की अपेक्षा घरेलू मुद्रा के मूल्य में कमी। जैसे कि हमारा दूसरा देश कोई है, मान लीजिए अमेरिका है, चीन, जापान आदि देश हैं, तो घरेलू हमारे देश की मुद्रा यानी हमारे भारत देश की मुद्रा में मूल्य में कमी आना ही मूल्य ह्रास। अर्थात जब कोई XYZ कोई भी देश हो सकता है कि जब कोई देश दूसरे देश के मुकाबले अपनी मुद्रा है, जो घरेलू मुद्रा है, उसमें कमी आती है, उसे मूल्य ह्रास कहते हैं। कैसे, जैसे कि मान लीजिए $1 की कीमत 50 रुपया है, $1 जैसे मान लो अमेरिका का है, तो $1 और हमारे देश के बड़े 50 रुपये के बराबर है। तो अचानक मान लीजिए मांग और पूर्ति की परिस्थितियों के फलस्वरूप इसका मूल्य बढ़कर 52 रुपया हो जाता है। अब कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि अचानक मांग और पूर्ति की परिस्थितियों में उसका मूल्य 50 रुपये के स्थान पर कितना, 52 रुपया हो जाता है। तो इसका अर्थ ये होगा कि अब $1 खरीदने के लिए 52 रुपया खर्च करने पड़ेंगे। जहां $1 की कीमत 50 रुपये थी, अचानक मांग और पूर्ति की परिस्थितियों में के फलस्वरूप कुछ ऐसा हुआ कि मूल्य 50 रुपये से बढ़कर 50 रुपया हो गया। तो इसका मतलब है कि $1 खरीदने के लिए 52 रुपया खर्च करने पड़ेंगे। अर्थात डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में क्या आ गई, कमी। अब हमें यदि $1 खरीदने के लिए 50 रुपये के स्थान पर 52 रुपया खर्च करने पड़ेंगे। तो डॉलर के मुकाबले रुपये में क्या आ गई है, कमी आ गई। तो इसका तात्पर्य ये हुआ अवमूल्यन और मूल्य ह्रास में कि अवमूल्यन जानबूझकर किया जाता है। अवमूल्यन को जैसे हमने पहले परिभाषा बताई, अवमूल्यन कैसा, जानबूझकर किया जाता है, जबकि मूल्य ह्रास मुद्रा की मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा मूल्य में आई कमी होती है। यानी अवमूल्यन को तो हमें पता है कि जानबूझकर के हमको अवमूल्यन करते हैं, जबकि मूल्य ह्रास मुद्रा की मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा
मूल में आई कमी को ही मूल्यह्रास कहते हैं। इसका जो है पता नहीं चल पाता है, और जबकि अवमूल्यन का जानबूझ करके किया जाता है इसको, जबकि मूल्यह्रास को मुद्रा और मांग की पूर्ति की शक्तियों द्वारा मूल में आई कमी होती है। इसके बाद देखिए, आपको एक आध क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है, जैसे कि उसने कहा कि क्या केंद्रीय बैंक प्रबंधित तृतीय व्यवस्था में हस्तक्षेप करेगा, इसकी व्याख्या कीजिए। तो आपको क्या केंद्रीय बैंक की प्रबंधित तृतीय व्यवस्था से समझना है कि केंद्रीय बैंक की तृतीय व्यवस्था क्या कहलाती है। तो प्रबंधित तृतीय व्यवस्था ये परिवर्तनशील तथा स्थिर विनिमय दर प्रणाली का मिश्रण है। यानी केंद्रीय बैंक यानी प्रबंधित तृतीय व्यवस्था ये क्या है, परिवर्तनशील तथा स्थिर विनिमय दर। परिवर्तनशील यानी बदलते रहना, स्थिर विनिमय दर प्रणाली का दोनों का मिश्रण है। और विनिमय दर के तो मतलब जानते हैं, विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को लेना, या एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को उतना रुपया लेना। आदान प्रदान ये दो वस्तुओं के बीच हो सकता है, दो से अधिक वस्तुओं के बीच भी हो सकता है। तो मतलब ये परिवर्तनशील तथा स्थिर विनिमय दर का मिश्रण होता है प्रबंधित तृतीय व्यवस्था में। इस व्यवस्था में और क्या होता है, इस व्यवस्था में निश्चित नियमों और मार्गदर्शक सूत्रों के अनुसार समायोजन करने की छूट होती है। इसके अंतर्गत निश्चित नियमों और मार्गदर्शन सूत्रों के अनुसार समायोजन, व्यवस्थित समायोजन करने की खुली छूट रहती है। कि यानी निश्चित नियमों का पालन करना पड़ेगा, और जो मार्गदर्शक उसके अंतर्गत जो नियम अपनाए गए, मार्गदर्शन जो सूत्र अपनाए गए, उसका समायोजन करने की छूट रहती है। इन नियमों की आधार तौर पर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में घोषणा कर दी जाती है। यानी अंतरराष्ट्रीय बाजार में ये घोषणा कर दी जाती है कि केंद्रीय बैंक सीमा व नियमों के अंतर्गत इसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं, जबकि इसके अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में इसके नियमों की छूट यानी व्यवस्था कर दी जाती है, घोषणा कर दी जाती है पहले से कि इस व्यवस्था में निश्चित नियमों और मार्गदर्शक सूत्रों के अनुसार समायोजन करने की छूट है, स्वतंत्र है। क्या चाहे आप किसी प्रकार से इसका समायोजन कर सकते हैं। तो इसमें अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी घोषणा कर दी जाती है। केंद्रीय बैंक सीमा तथा नियमों के अंतर्गत इसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं। केवल किसका, केंद्रीय बैंक सीमा और नियमों के अंतर्गत इसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं। चिंता बनी रहे, देश की प्रबंधित जो तरलशीलता है, तरलता वो बनी रहे, यानी उसमें लोच बनी रहे। यदि नियमों की परवाह किए बिना, यानी हम नियमों को और मार्गदर्शक सूत्रों को ना अपना, यदि नियमों की परवाह किए बिना प्रबंधित तरलशीलता को लागू किया जाता है, नियमों और मार्गदर्शक सूत्रों के पालन ना करें और तरलशीलता अपनाए, तो ऐसी व्यवस्था को हम मैली तरलशील व्यवस्था कहते हैं। वो आपकी जब किसी नियमों का पालन नहीं होगा, किसी जो मार्गदर्शक सूत्र है, जो आधार बनाए गए हैं, या किसी का हस्तक्षेप ना हो और अपने आप स्वतः ही अपने स्वतंत्रता होकर के करें, तो इस प्रकार की व्यवस्था को मैली तरलशील व्यवस्था कहती है। इस प्रकार से आपकी ये प्रबंधित तृतीय व्यवस्था हुई। अब आपका आता है भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन यानी भुगतान में संतुलन हम कैसे बनाए रखें। किसी भी देश द्वारा एक निश्चित अवधि में, कोई भी देश है, एक निश्चित समय सीमा, एक वर्ष का मतलब है किसी भी देश द्वारा एक निश्चित अवधि में, एक निश्चित अवधि समय सीमा बांधी जाएगी। एक वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, तो
एक निश्चित अवधि में किए गए लेन देन के सिलसिलेवार ब्यौरे यानी क्रमानुसार सिलसिलेवार ब्यौरे को भुगतान संतुलन कहते हैं। यानी क्रमानुसार 1 वर्ष में कुछ और करते हैं, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, इसी प्रकार से आगे तक एक सिलसिलेवार ब्यौरा को ही भुगतान संतुलन कहते हैं। अर्थात सामान्यतः 1 वर्ष की अवधि का संपूर्ण जो ब्यौरा होता है उसे ही भुगतान संतुलन कहते हैं। हम भुगतान संतुलन पढ़ा। अब इसके बाद है भुगतान संतुलन के फिर प्रकार। तो भुगतान संतुलन 2 प्रकार का होता है। कैसे हम भुगतान करें और भुगतान का संतुलन बना रहे, तो वो तो 2 प्रकार से किया जाता है। एक तो होता है चालू खाता, दूसरा होता है पूंजी खाता। यानी भुगतान संतुलन को 2 प्रकार से बांटा जा सकता है, चालू खाता और पूंजी खाता। चालू खाता को भी 2 भागों में बांट सकते हैं। चालू खाता के 2 भाग में, एक होता है व्यापार संतुलन, दूसरा सेवाओं का संतुलन। यानी व्यापार में संतुलन बना रहे और सेवाएं जो दे रहे हैं उनमें जो है संतुलन स्थापित बना रहे। इसके बाद आपकी आती है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किसे कहते हैं हम, तो इसे जो है निम्न प्रकार से बांटा जा सकता है। जैसे कि पहले आपको मैं बता रहा हूं, इसके अंतर्गत क्षैतिज विदेशी निवेश, क्षैतिज यानी धरातल के समतल, क्षैतिज विदेशी निवेश, इसे इंग्लिश में कहते हैं HFI। यानी इस प्रकार के निवेश में देश में होने वाले समतुल्य उत्पाद के लिए, यानी इस प्रकार के निवेश जो होते हैं देश में होने वाले समतुल्य उत्पाद के लिए ही विदेशी धरती पर किया गया निवेश क्षैतिज निवेश कहलाता है। जैसे आज हम अपने देश से किसी दूसरे देश में चले जाएं और दूसरे देश में जाकर के कोई निवेश करें, तो इस प्रकार के निवेश में देश में होने वाले समतुल्य उत्पाद के लिए कि हमारे देश में समतुल्य उत्पाद है जितना वो बना रहे, और ये जाकर के कहाँ दूसरे देश में जाकर के हम विदेश की धरती पर करें, तो उस निवेश को ही हम क्षैतिज विदेशी निवेश कहते हैं।